बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद। मरियम जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के टीचिंग अस्पताल में उसकी मौत वाक़ हुई थी। ये असल में कहानी क्या थी, इस हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ जारी थी और ये सारी हकीकत को सामने लेकर आने वाले बोल टीवी के क्राइम रिपोर्टर जाबिर वकास जो हैं, इन्होंने पूरी स्टोरी को देखा, कवर किया। उसकी वालिदा जो है उनसे बात की, उसके जो वालिद हैं जिस वक्त वो यहाँ पर पहुँचे थे उस वक्त उनसे बात की और ये सारी गुफ्तगू करके इन्होंने वो जो तमाम कहानी के असली हकायक हैं वो सामने लेकर आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट थी भी या नहीं थी, इससे पहले कहाँ पढ़ती रही है और उस लड़के उसामा से उसका क्या ताल्लुक़ था और उसामा ने उसको क्यों कत्ल किया। आखिर ये सारे हकायक किस तरह हुए, पूरी ये कहानी क्या थी, ये जाबिर वकास की ज़ुबानी सुनेंगे। ये बोल टीवी के क्राइम रिपोर्टर हैं और इस सारी कहानी को इन्होंने कवर किया। अस्सलाम वालेकुम जाबिर। वालेकुम सलाम। ये कहानी जो है जिस तरह के शुरू हुई, पहले कहा गया कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ही अस्पताल में मारा गया उसको, उसके बाद और कहानी सामने आई। ये सारा हुआ माजरा क्या था? ये 23 जनवरी के रोज़ जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। असल में तो लाहौर यूनिवर्सिटी का जो निजी टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ के लोग सबसे पहले इतला देते हैं पुलिस को कि इस तरह एक डेड बॉडी छोड़ कर गया एक शख्स, एक जवान लड़की है उसके। पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस ये देखती है और एफआईआर दर्ज करती है। हमें चूँकि जब पुलिस रिकॉर्ड हम अपडेट करते रहते हैं अपने रूटीन में, अपने काम में, तो हमें एफआईआर मिली है कि वहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया। वहाँ पहुँचे हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें सामने आई कि सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें देखा कि एक लड़का जो है वो कल्टस गाड़ी है वाइट कलर की और उसके बीच में जो है वो बच्ची को लेके आ रहा है। उसने हाथों में उठाया हुआ है और उसको पहले लेके आता है, फिर वो वापस मुड़ता है। फिर एक शख्स जो अंदर बैठा हुआ है जो कि उसका दोस्त है, लड़की को जिसने उठाया हुआ उसका नाम उसामा है और जिसने गाड़ी चला रहा है उसका नाम अवैस है। लड़की उठा के वो अंदर लेकर आता है, छोड़ के भाग जाता है। वो लड़की जो है वो पहले ही डेड थी हॉस्पिटल के मुताबिक। जैसे ही उन्होंने उसको ट्रीट की करने की कोशिश की है, चेक किया, तो वो पहले से डेड थी। वो डेड थी। उस लड़की का पूरा नाम जो है वो मरियम फातिमा था। पहले ये नहीं पता था नाम क्या है, लेकिन मरियम का नाम पता लगने के बाद जो है वो पुलिस ने जो एफआईआर दी है वो अपनी मुद्दत में दी है, क्योंकि उस वक्त जो गश्त पर जो मौजूद मुद्दई था वो एएसआई था। उसने ही अपनी मुद्दत में ये जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद चूँकि जो उसामा था वो लड़की के घर वालों से रब्ता कर चुका था और फिर उनसे जो रब्ता वो करने की कोशिश कर रहा था या जो फ़ोन कॉल्स की गई थी उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने कोशिश की और जो तस्वीरें उनके पास आई थी कि जियो फेंसिंग करके कि वो लड़के को जो है वो क्रैप किया जाए। खातून जो है लड़की वो मरियम फातिमा गवर्नमेंट कॉलेज में एमएस केमिस्ट्री कर चुकी थी। अपनी डिग्री के लिए उसने घर में कहा कि मैंने वहाँ डिग्री लेने जाना है और उसके पैसे मुझे दे दें, मैं जाकर अपनी फ़ीस जमा कराऊँ और डिग्री लेकर आऊँ। उसके हवाले से ये बताऊँ चलूँ कि मेरी इतलात के मुताबिक वो वहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज जो है वहाँ पे वो उनको लेक्चरशिप मिल चुकी थी खातून को। और कहाँ, गुजरात में? गुजरात में, क्योंकि वो गुजरात की रिहायशी थी और वहाँ पर उनको वो कोई लेक्चरशिप मिल चुकी थी। लेकिन चूँकि कोरोना के वजह से जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं तो बहुत सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ वहाँ की भी बंद हैं। तो लेकिन वही ये सूरत हाल थी। अब जो लड़का उसामा है वो भी गुजरात का रिहायशी है, लेकिन खुद वो स्टूडेंट जो है वो लाहौर यूनिवर्सिटी का था। और वो जो अपने गाड़ी से लेकर आया उस वक्त वो आ रहे थे जंग शोरकोट से। शोरकोट लेकर गया था, क्यों? जंग शोरकोट लेकर जाने की वजह ये थी कि खातून जो है उसको अस्काते हमल के लिए वो लेकर गया था। लाहौर में चूँकि किसी भी अगर आप सरकारी जाते हैं किसी भी क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में तो वहाँ पे पेपर वर्क करना पड़ता है, सारा चीज़ें सामने आती हैं। तो अस्काते हमल करवाने के लिए जो है वो लेकर गया था वो शख्स जो है वो उसको जंग में, ठीक है। और वहाँ पर ये हुआ कि जिस डॉक्टर ने, जो निजी क्लिनिक था वो भी गैर कानूनी था और जिस डॉक्टर ने ये अस्काते हमल किया वो खुद शामिल नहीं था उसमें इस तरीके से कि उसने ऑपरेट खुद नहीं किया और उसने एक दाई बुलाई थी। एक प्रॉपर नर्स भी नहीं थी, एक दाई थी जो कि वहाँ पर आई और उसने ये काम किया और उससे ये हुआ कि लड़की का जो ब्लीडिंग थी वो नहीं रुकी और वो ब्लीडिंग ना रुकने की वजह से उसकी पेचीदगियाँ बढ़ती गई और डॉक्टर ने ये कहा कि अब यहाँ पे मैं मज़ीद इसको कुछ नहीं कर सकता, आप इसको वापस लाहौर ले जाएं। तो वापस लाहौर लाते हुए जो है वो उसकी मज़ीद तबीयत ख़राब होती गई और वो लड़की जो है वो अपने जो है वो हाथ पाँव छोड़ गई थी और उसके बाद उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी। एक दफ़ा वो अपने जहाँ पे वो रहता था फ्लैट पे वहाँ पे लेकर गया, उसको चेक किया, लेकिन फिर उसके बाद उसने यही सोचा कि वो किसी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल लेकर जाए ताकि वहाँ पे इसको छोड़ दे, लेकिन तब तक जो है वो लड़की अब जो है वो जान से हाथ धो बैठ चुकी थी। ये उसामा जो है ये उसकी फैमिली से भी, लड़की की फैमिली से भी रब्ता करता रहा इस दौरान, बताता रहा उनको? जी ये जब इसकात हमल के लिए उसको लेकर गया है तो फिर उसको जब वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ शाम को 8 के बजे के करीब कि ये मामला ख़राब हो गया है और इसको मज़ीद ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती या ये मेरे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, तो उसने फिर वो उस लड़की का जो मोबाइल था उससे उसको उनको फ़ोन करके कहा कि लड़की जो है वो आपकी उसकी तबीयत ख़राब है तो आप यहाँ पहुँच जाएँ। तो वो उनकी जो वालदा हैं वो अपनी बेटी के साथ जो है ना वो यहाँ पर लाहौर पहुँची हैं और यहाँ पे अब वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो लाहौर कहाँ जाएँ, क्योंकि उसने तो बताया नहीं था हुआ कि मैं किस हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ। फिर जिस हॉस्पिटल लाहौर यूनिवर्सिटी के निजी टीचिंग अस्पताल में जहाँ छोड़ा उसके हवाले से बताने के लिए जब उसने दोबारा कॉल की है तो उस दौरान जो है वो पुलिस भी उनके पास मौजूद थी और पुलिस ने उन्हीं से वो नंबर लिया कि ये फ़लाँ लड़का जो है वो सामा वो आपसे रब्ता कर रहा है तो उसका नंबर दें, और उससे बात हुई। फिर उसके बाद उसको ट्रेस कर लिया गया। वो तो इजी हो गया ना ट्रेस करना पुलिस के लिए, यानी कि हम तो जो पहले सुन रहे थे कि सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने खुद ही उस लड़के को ढूंढ लिया, लेकिन अब ये बात क्लियर आप कर रहे हैं कि उसकी वालिदा क्लियर ये बात इस तरह करती है कि इसने उसामा ने पहले फ़ोन किया, फ़ोन नंबर जब मिल गया कि यही लड़का था उसके साथ और उन्होंने पुलिस को दिया तो पुलिस के लिए ट्रेस करना ईजी हो गया था। बिल्कुल पुलिस के लिए ट्रेस करना इसीलिए ईजी हो गया था कि एक तो आपके पास गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आ गई, गाड़ी का नंबर था, पता लग गया गाड़ी किसके नाम है। दूसरी बात ये थी कि जो फ़ोन नंबर था उससे आप फौरी तौर पे सीडीआर निकलवा लेते हैं और लोकेशन भी आपके पास होती है तो फौरी तौर पे रेड करना भी आसान हो जाता है। और चूँकि केस हाई प्रोफाइल था, तकरीबन सारे मीडिया ने इसको लिफ्ट अप किया और उसके बाद जब केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया तो इन्वेस्टिगेशन के एसपी ईसा खान जो है वो भी इसमें सीधे इन्वॉल्व हुए। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस का भी जो है वो वहाँ पे पहुँचे, उनके वालिदैन से बात की और वहाँ पे जो उसके वालिद ने हमसे बात की कि हमें तो पता ही नहीं था, हमारे से तो पैसे लेकर आई थी कि वो डिग्री लेके जानी है और हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। उनके मामू वहाँ पर थे और घर के अफराद जो हैं वो बेटी, ये उनकी छोटी बहन उसकी ज़ैनब और दीगर जो लोग थे वो वहाँ पर थे। फिर वो तो उसकी डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के बाद जा चुके थे। थोड़ी दिन पहले, 2 दिन पहले ही एक केस के हवाले से जो है वो ईसा खान साहब के पास हम बैठे थे और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से जो है वो डॉक्टर और वो उसको ले चुके हैं हम हिरासत में और उसामा और वो अवैस भी जो है वो भी चूँकि पुलिस की हिरासत में है। अवैस बराह रास्त तो इस तरह जो है वो शामिल नहीं था, क्योंकि हमारे आम माशरे में है कि एक दोस्त जो है वो अगर किसी मदद के लिए किसी शख्स को पुकारता है तो अवैस भी इसी तरह अपने दोस्त की मदद करने गया है तो वो तो उसमें से फंसा है। लेकिन मुलज़िम उसामा जो है उसके खिलाफ 328 जो है वो लग रही है और 322 जो है वो भी डॉक्टर के खिलाफ भी लग रही है, जो कि इसकात हमल गैर कानूनी तौर पे करवाने का जो अमल है उसमें। और इसमें बहरहाल अभी तक जो है वो वाज़िया तौर पर जो है वो उन्होंने भी नहीं बताया, जो उन्होंने हमारे साथ बात की एसपी ईसा ने, कि जो मुकम्मल एक वजह करार देने, कंक्लूजन जो निकाला जाता है कि वजह क्या बनी मौत की, क्या किसी ने खुद मारा या उसकी इसकात हमल के दौरान हुई, वो अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन जो तबीयत बिगड़ी, जो चीज़ें हुई, जो चीज़ें सामने आई और जो वो इसकात हमल का ही एक प्रोसीजर था जो कि उसके जो है ना वो बाद में उसकी मौत का वजह बन गया। उसकी वालिदा कहती है कि ये बच्ची का, हमारी बच्ची का आप गुजरात से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, हमारी बच्ची बहुत शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखने वाली थी, इस तरह का कोई भी नहीं था, ये सारी उसामा की साजिश थी। ये वाला एक बयान और पुलिस का दूसरा बयान कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसके बाद ये सारे मामलात हुए, तो इन दोनों में तज़ाद तो है। तो आप क्या समझते हैं कि किसका ये वर्जन बिल्कुल ठीक है? देखें, वालिदैन को ना पता होना, उनके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि वो झूठ बोल रहे हैं। पुलिस एक सरकारी अदारा है और सरकारी अदारों के अभी भी एक पुलिस की एक टीम अभी भी जंग में मौजूद है, कुछ लोग और हैं जिनको अरेस्ट करना है। तो अगर सरकारी अदारा काम कर रहा है तो किसी वजह से कर रहा है ना, वो उसने लोगों से हिरासत में लिया, डॉक्टर को हिरासत में लिया तो किसी वजह से लिया, वहाँ पे ये प्रोसीजर हुआ, ये अमल वकूफ़ पजीर हुआ तो ये मामला हुआ। अब उनकी वालदा जो है वो उनसे पूरी हमदर्दी है हमें, और किसी की भी बेटी हो उसके साथ जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी और उनकी इज़्ज़तें अल्लाह ताला महफूज रखे तमाम बेटियों की। लेकिन बात यह है कि जो हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ हैं, उनको जुटलाया नहीं जा सकता, कबूतर की तरह आँखें बंद नहीं की जा सकती। लास्ट पर सिर्फ ये बता दें कि ये जो उसामा ने ये सारा कुछ किया तो जुल्म है ना इसमें, ये मुकम्मल जो है इस जुर्म का इसी पर ही क्रेडिट जाता है कि इसी ने ये सारा जुर्म किया है। जुर्म जो है वो मेरे ख़्याल में, अगर हम मैं तो चूँकि एक सहाफ़ी हूँ और सहाफ़ी चीज़ें रिपोर्ट करता है, लेकिन अगर बीइंग अ ह्यूमन आप मुझसे मेरी राय ले रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि इसमें दोनों ही कसूरवार हैं।
और अगर खातून का मामला ये था कि खातून ने अगर किसी के साथ इस हद तक रिलेशन कायम कर लिया था, तो फिर उस शख्स को भी चाहिए था कि वो उसको अपनी इज़्ज़त बनाता। तो इसमें ज़्यादा कसूरवार तो वो लड़का है कि जिसने उसका जिस्मानी तौर पर इस्तेहसाल भी किया और उसको इस सिचुएशन में पहुँचाया कि वो फिर उसके बाद अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो उसामा डबल जो है वो इस चीज़ का मुजरिम है, और वो आने वाला एक बच्चा जो कि दुनिया में आने वाला था, जिसका अबॉर्शन करवाया गया, उसकी कत्ल का भी मूजब वो बना। तो इस दौरान जो है वो उसामा तो इसका सबसे बड़ा मेन कल्प्रेट है, उसको भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो कि बाहर से आते हैं लाहौर में पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपने आप को फ्यूचर में कहीं देखने के लिए, तो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की जो रंगीनियाँ हैं और यहाँ की जो शामें हैं, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे बैठना और कहीं जाके शॉपिंग करना, वो शायद उनके पीछे जो बैठे माँ बाप हैं वो पूरा नहीं कर सकते। वो फ़ीसें अदा कर सकते हैं, वो हॉस्टल की फ़ीस जमा करवा सकते हैं, लेकिन जो ये शशके हैं या यहाँ की रंगीनियाँ हैं, इनको एंजॉय करने के लिए अमूमी तौर पे क्या होता है कि लोग जो हैं वो ग्रुपों की सूरत में बाहर निकलते हैं, और फिर जब वो एक गैदरिंग, कंबाइंड गैदरिंग होती है, वो गैदरिंग आहिस्ता आहिस्ता क्लोजनेस में बदलती है, और फिर दोस्ती, दोस्ती के बाद जो है वो आप गर्लफ्रेंड बनते हो, गर्लफ्रेंड के बाद जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप खुद को नहीं बचा पाते किसी की चिकनी चुपड़ी बातों से, या फिर आप किसी को जो है वो इस हद तक इजाज़त देते हो कि वो आपका जिस्मानी इस्तेहसाल कर लेता है, आप फिजिकल रिलेशन कायम कर लेते हैं, तो ये चीज़ें फिर ख़राबी की तरफ जाती हैं। नाज़रीन, ये दास्तान थी मरियम की मुकम्मल तौर पर क्या हुआ, और ख़ास तौर पर जो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां, उनके लिए एक मैसेज था। चूँकि हम लोग लाहौर में क्राइम कवर करते हैं और इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, होते भी हैं, और उनको रिपोर्ट भी करते हैं। इसलिए इसको एक एग्जाम्पल सामने रखें और खुद एहतसाबी करें कि कहीं आप भी इसी घटिया काम का, इसी मकरू धंधे का हिस्सा तो नहीं बन चुके हुए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।